इन पेपर्स को आप ट्राई करिएगा, इनके साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और इनके आंसर्स बताऊंगा। पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, उनको केयरफुली रीड करिएगा। ये कुछ ट्रिक्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट 5 सेक्शन A to E, याद तक ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और याद रखिएगा, और कंपलसरी का मतलब होता है आपको सारे अटेम्प्ट करने चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेक्शन A हैव 18 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। तो 18 क्वेश्चंस है A सेक्शन में, जहाँ पे 1 मार्क्स का है। B सेक्शन कंटेन 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स। सेक्शन C 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स। सेक्शन D contain 3 long answer type of question carrying 5 marks. और सेक्शन E has 2 question carrying 4 marks. 1 internal choice is given in question number 35 against part C. तो आपको वहाँ पे एक इंटरनल चॉइस मिलने वाली है। और ऑल द प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस आर बी आंसर्ड यूजिंग द पाइथन लैंग्वेज ओनली। अंडरस्टूड? चलो स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए का फर्स्ट क्वेश्चन है MCQs। लिखा हुआ है इफ डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ हॉस्पिटल इन डिफरेंट स्टेट कैपिटल्स। याद रखिएगा, स्टेट कैपिटल्स मेंशन किया आर कनेक्टेड टुगेदर विच टाइप ऑफ नेटवर्क इट फॉर्म्स। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और नन ऑफ दीज अब। यहाँ पे पूछा है स्टेट ऑफ कैपिटल्स, तो याद रखिएगा जो एक से ज़्यादा सिटीज़ के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे हो जाता है वेन। तो C इज़ द राइट आंसर। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, stealing someone intellectual work and representing it as another personal work is known as। आपको अपने आंसर्स कमेंट्स में बताने, ठीक है? तो stealing someone's intellectual work with representing it as another person work is known as phishing। बी ऑप्शन है स्पैमिंग, थर्ड है प्लेगरिज्म और नेक्स्ट वाला ऑप्शन है हैकिंग। फटाफट अपने आंसर्स बताइएगा। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR के अंडर में आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, उसमें 3 चीज़ें आती हैं आपका, प्लेगरिज्म, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड। ए फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, आपको एक फ्री सॉफ्टवेयर क्या क्या प्रोवाइड करता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज, freedom to study and adapt its need, freedom to redistribute and improve the program, and all of the above options are correct। आपको ये चीज़ बतानी है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही है। तो देखो, फ्रीडम टू रन प्रोग्राम फॉर एनी पर्पज़, ये भी ऑप्शन सही है। फ्रीडम टू स्टडी एंड अडॉप्ट इट्स नीड, ये भी ऑप्शन सही है। अब 2 ऑप्शन सही हो गए तो आप देखो इसमें डेफिनेटली थर्ड वाला ऑप्शन भी सही होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? फ्रीडम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम, अगर आप इसको थर्ड को सही करना मानते हो तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आएंगे। यहाँ ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो है D, क्योंकि आपको रन प्रोग्राम करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट अलाउ करता है और फ्रीडम टू स्टडी एंड अडेप्ट इट्स नीड्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है फ्री सॉफ्टवेयर। तो दिस इज़ द राइट आंसर D। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है MySQL से रिलेटेड। There is a table called employee as shown below। employer salary, ध्यान रखने वाली बात है ये सैलरी जो नल है समूएल की। सेलेक्ट में द पॉसिबल आउटपुट आफ्टर द एम्प्लॉय क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड। सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, जो भी टेबल का नाम है। अब आप ध्यान रखिएगा, एवरेज निकालने का तरीका होता है जो भी वैल्यू दे रखी है उनका टोटल अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे। बट जिस वैल्यू को हमने एडिशन में ऐड नहीं किया, आपने किया 5000 प्लस का 6000, ठीक है? तो 11000 हो गया। 11000 बाई 2 करोगे, 11000 बाई 2 करोगे तो आंसर हो गया 5500। सो हियर इज द A इज द राइट आंसर। गॉट इट? क्यों इंक्लूड नहीं किया नल? क्योंकि नल वैल्यू को हम जब एडिशन में इंक्लूड नहीं कर रहे तो हम उसको डिवाइड में भी इंक्लूड नहीं करने वाले। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से, सेलेक्ट द प्रॉपर आउटपुट फॉर द फॉलोइंग क्वेरी फ्रॉम द ऑप्शन। सेलेक्ट
राइट सब एस टी आर इनोवेटिव आइडिया 2,7। तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखना है कि जो 2,7 है, 2 तो है स्टार्टिंग पोजीशन और 7 है नंबर ऑफ एलिमेंट। तो 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? इनोवेटिव से। तो 7 करेंगे तो NNOVATI, सही हो गया क्या? चेक कर ले दोबारा। NNOVATI 7 हो गया। इसमें से ये सब एस टी आर फंक्शन का क्या यूज है? जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें स्टार्टिंग पोजीशन से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको काउंट करने हैं, वो यहाँ से निकल चुके हैं। अब इसका राइट 3 निकालना, तो राइट तो ये वाला पार्ट हो गया, राइट ये वाला पार्ट हो गया 3। तो यहाँ पे आंसर में आना चाहिए ATI। तो B इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सो फिफ्थ में कौन सा आंसर हो गया? B। करेक्ट? समझ में भी आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो सभी बच्चों का आंसर सही होना चाहिए। URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रेंज लिमिट और नन ऑफ दी अबव। देखिएगा लोकेटर जो वर्ड आ रहा है जिसमें, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही होने चाहिए। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि दोनों रिसोर्स भी दे रखे हैं, तो दोनों भी आए हैं। अब है यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म, तो याद रखने वाली बात है यूनिफॉर्म। कौन सा? यूनिफॉर्म। तो बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कंसिडर द स्टॉक टेबल। स्टॉक टेबल में देखिएगा क्या क्या दे रखा है हमें गिवन है आई नेम, प्राइस और क्वांटिटी कॉलम। कोई नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी, सेलेक्ट प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम स्टॉक वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 40। अब आपको क्या समझना है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। फ्रॉम द स्टॉक वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 40, तो वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 40, तो एक ही आंसर आना चाहिए वैसे तो। वेयर क्वांटिटी इज लेस देन 40। तो इसमें आपको ये पता करना है कि आंसर में कैसे वैल्यू निकाल के लाओगे। किसकी वैल्यू निकालनी है? जिसकी क्वांटिटी 40 से कम हो। तो डेफिनेटली ये वाला आंसर होना चाहिए, पेंसिल सेट ओनली। डेफिनेटली क्यों हो गया? क्योंकि 90 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे आई थिंक, ठीक है। तो 18 और 20, तो 18 हो गया। क्लियर हो गया? अब ये फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी जो वैल्यू थी प्राइस, तो प्राइस में मल्टीप्लाई होगा तो 1800 में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक गॉट इट। क्लियर? तो 7th का जो आंसर हो गया वो हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज स्केलर फंक्शन। अब स्केलर फंक्शन याद रखना क्या किसको बोलते हैं? सिंगल वैल्यू फंक्शन को। अब राउंड फंक्शन सिंगल है बिल्कुल, सम, काउंट और एवरेज तीनों है एग्रीगेट फंक्शन। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है कि इनमें से एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है? तो राउंड नहीं है। अंडरस्टूड? कौन सा नहीं है? राउंड फंक्शन नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो गया 8th का, ए इज़ द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, अगेन एक टेबल दे रखी है कॉस्मेटिक, उसके बेसिस में मैं काउंट क्वेश्चन दे रखा है। व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कॉस्मेटिक। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम कॉस्मेटिक, ठीक है। आपको डिस्टिंक्ट नेम फाइंड आउट करना है और काउंट के साथ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डिस्टिंक्ट नेम चाहिए पहले तो, फिर उनमें से भी काउंट आपको निकाल के लाना है कि कौन कौन से वैल्यूज़ कितनी बार आ रही है, बट कहाँ से? कॉस्मेटिक टेबल से निकाल के लाना है। डिस्टिंक्ट नेम, तो डिस्टिंक्ट तो पहले मुझे करता हूँ। सन क्रीम 1 हुई, हेयर शैम्पू 2, फेस क्रीम 3, सन क्रीम रिपीट हो गई, जेलवैक्स 4 और लास्ट है फेस क्रीम। चलो ये भी रिपीट हो रहा है, तो वैल्यू हो गई 4 और काउंट भी निकालनी है 4, तो 4 गिवन है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। करेक्ट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द बिलो गिवन सीरीज नेम्ड बैट्समैन।
टेबल का नाम है भैया बैट्समैन। विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट 6 एज द आउटपुट। आपको बताना है कि इसमें से विच कमांड के थ्रू आप 6th वाली वैल्यू को फेच आउट करके लाओगे 6 जिसमें निकल के आ जाए। तो पहली चीज़ हमें ये समझना है कि यहाँ पे 6 क्या किससे आउटपुट आ सकता है। तो ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं, इंडेक्स, लेंथ, वैल्यूज और साइज। तो अब इंडेक्स जो होती है वो तो आपको ये वैल्यू निकाल के देती है, ये इंडेक्स है यहाँ पे, तो इंडेक्स तो नहीं आएगा। बताओ फास्ट अपने आंसर्स बताते जाओ। अच्छा मैं आंसर्स के लिए वेट करूं, आप लोग क्वेश्चन को फटाफट पढ़ के आंसर देने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत बड़ा पेपर है, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। चलो फिर मैं ट्राई करता हूँ, आपको मौका देता हूँ। बैट्समैन डॉट लेंथ डॉट वैल्यू डॉट साइज। आपको पता करना है 6 किससे आउटपुट आएगा। लेंथ तो कैलकुलेट कराता है, लेंथ ऑफ सीरीज, वैल्यूज़ में ये आ जाएंगे हमारे, तो ये भी नहीं हो सकता, और साइज़ में भी 6 आएगा, तो 6 इज़ द साइज। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया हमारा डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। आइडेंटिफाई द फंक्शन यूज्ड फॉर रीडिंग डेटा फ्रॉम ए CSV फाइल। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। टू CSV, रीड CSV, पता नहीं क्या क्या कन्फ्यूजन है। रीड CSV, रीड अंडरस्कोर CSV, रीड डेटा, CSV रीड। तो 4 ऑप्शन गिवन है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए था। फटाफट आंसर दे दीजिएगा। तो याद रखने वाली पॉइंट है यहाँ पे रीड अंडरस्कोर CSV, तो बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन ए डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी दैन डिक्शनरी की विल बी बिकम। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूरे चांस है आने के। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर कैटेगरी मानिएगा कि व्हेन ए डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी द डिक्शनरी की विल बिकम रो लेबल, कॉलम लेबल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो पहली चीज़ तो याद रखिएगा, या तो रो बनेगी या कॉलम बनेंगे, तो दोनों तो नहीं होंगे ऑप्शन। अब जो कीज़ होती है ना, वो हमेशा डिक्शनरी की जो कीज़ होती है वो हमेशा वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टूड। और जो आप इंडेक्स देना चाहते हो उसके लिए आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो गया भैया ए आंसर, दैट इज़ द कॉलम लेबल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, एन ऑनलाइन एक्टिविटी दैट इनेबल अस टू पब्लिश वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट इज़ नोन एज वेब सर्वर। वो तो सर्वर होता है जहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं या होस्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू हम वेबसाइट एक्सेस करते हैं। वेब होस्टिंग, ये प्रोसेस आंसर हो सकता है। नन तो नहीं है। तो क्या पूछा है, ऑनलाइन एक्टिविटी दैट इनेबल अस टू पब्लिश, मैंने अभी कहा डिप्लॉय करना, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वेब होस्टिंग। अपनी किसी वेबसाइट को होस्ट करवाना ही अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाना ही वेब होस्टिंग कहलाता है। तो दैट्स वाई वेब होस्टिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द SQL फंक्शन विच रिटर्न आउटपुट एज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। अब याद, यहाँ क्वेश्चन बहुत शानदार घुमा के दिया है कि क्वेश्चन में आपको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स पता होने चाहिए। तो देखो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया, अगर मान लीजिएगा मैं जैसे यहाँ लिख रहा हूँ जनवरी, अगर मैं यहाँ जनवरी लिख रहा हूँ तो जनवरी में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो गए। गॉट इट। अब जनवरी किस से निकलेगा ये बताओ। यहाँ पे देगा नाउ, करंट डेट एंड टाइम रिटर्न करा देगा। मंथ नेम, जनवरी आएगी बिल्कुल। मंथ, तो मंथ तो जनवरी का तो 1 हो गया। वीक नेम, वीक का कौन सा नेम है, कोई होता ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर मिलेगा हमें वो है बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। अंडरस्टूड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायोलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑफ ए कॉपीराइट होल्डर इज नॉन एज। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी सबसे पहले बताया था। फर्स्ट ऑप्शन है इनक्रिप्शन, सेकेंड है डिजिटल फुटप्रिंट, थर्ड है ऑफलाइन फिशिंग, और लास्ट है कॉपीराइट इनफ्रेगमेंटेड। और साफ साफ बोला गया है कॉपीराइट होल्डर की बात कर रहा है। ये कॉपीराइट होल्डर की बात कर रहा हूँ, तो मुझे याद रखना चाहिए कि कहाँ बात कर रहा हूँ। कॉपीराइट इन फ्रेगमेंट इज़ द राइट आंसर। वह आप कॉपीराइट के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं
तो कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट वहाँ पे आ जाता है। 16 क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल फॉर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट। पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है इंटरनेट जब आप एक्सेस करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने के ऊपर जो भी आप काम करते हैं वहाँ पे, तो आपके जो काम किया है, इंटरनेट को एक्सेस किया है, उसकी कुछ लॉग फाइल्स मेंटेन होती है, वही आपका डिजिटल फुटप्रिंट कहलाता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, पूछा गया है फॉलोइंग एक्टिविटी इन एग्जाम्पल फॉर द डिजिटल फुटप्रिंट। तो आपको याद रखना है सर्फिंग इंटरनेट, एप्स एंड वेबसाइट दैट यूज जियो लोकेशन टू पिन पॉइंट योर लोकेशन। थर्ड ऑप्शन है एग्रीगिंग टू इंस्टॉल कुकीज ऑन योर डिवाइस व्हेन प्रॉम्प्ट बाय ब्राउजर। और लास्ट है नन ऑफ दी अबव। अब यहाँ लिखा होता सर्फिंग ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो ए डिजिटल फुटप्रिंट, यस और नो? यस। बट जो सही आंसर वो क्या होगा, जब आपकी कुकीज़ फाइल मेंटेन हो जाती है तो आपका ये डिजिटल फुटप्रिंट मेंटेन रहता है, डिजिटल फुटप्रिंट स्टार्ट हो जाता है, डिजिटल फुटप्रिंट में आपका एक्सेसिंग रहता है। दिस रीज़न इज द आंसर इज सी इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 MCQs बचे हैं फर्स्ट पार्ट में, उनको फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड 17 और 18 क्वेश्चन से पहले बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 आर द असर्शन एंड द रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। जब आप 1 बताइएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो भी आपको ए दिया हुआ है असर्शन, उसका रीजनिंग अगर क्लियर है तो आप ए बताइएगा। असर्शन और रीजनिंग दोनों ट्रू है, बट आर इज नॉट, रीजन इज नॉट क्लियर, तो देन बी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तब सी। और ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तब डी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं 17। इनकॉग्निटो ब्राउजिंग opens up a version of the browser that will track your activity. Incognito browsing is useful when entering sensitive data. Is not compulsory. क्या आप इनकॉग्निटो मोड के अंदर ज़्यादा सेफ है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या है, इनकॉग्निटो मोड जो ब्राउज़र में आप ओपन करके अगर कुछ एक्सेस करते हैं तो ओपन अप ए वर्जन ऑफ ब्राउज़र दैट विल ट्रैक योर एक्टिविटी। अंडरस्टूड? ये गलत है, यहाँ पे आपका ट्रैकिंग नहीं होता है। अंडरस्टूड? बट सेकंड क्या लिखा हुआ है, इनकॉग्निटो ब्राउजिंग इज यूजफुल व्हेन एंटरिंग सेंसिटिव डेटा। सिक्योरिटी तो है, अंडरस्टूड, बट यू कैन यूज दिस थिंग व्हेन यू वांट टू यूज योर पर्सनल और लिखा हुआ है सेंसिटिव डेटा, दैट टाइम यू कैन यूज इनकॉग्निटो। सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है स्टिल, याद रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी तो बहुत बड़ा कंसर्न है, बट स्टिल जो नॉर्मल ब्राउजिंग है उससे ज़्यादा अच्छा इनकॉग्निटो मोड में ब्राउजिंग को एक्सेस करना होता है। दैट्स वाई यहाँ पे ए तो फॉल्स हो गया और ये हो गया ट्रू, और एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया 4th नंबर, दैट इज द ए इज फॉल्स बट आर इज द ट्रू। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन पार्ट ए का, डेटा फ्रेम हैज बोथ रो एंड कॉलम इंडेक्स, बिल्कुल क्लियर है। ए डेटा फ्रेम इज ए 2-dimensional लेबल डेटा स्ट्रक्चर लाइक ए टेबल ऑफ MySQL, ये भी बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। आई थिंक दोनों ही ट्रू है, तो ये कह रहा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यहाँ तक तो सही है, बट अभी देखना पड़ेगा कि आर क्या एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। ए डेटा फ्रेम इज ए 2-dimensional लेबल डेटा, लेबल की बात कर रहे थे हम, लेबल की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लेबल होता है रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में, तो भैया बिल्कुल ए इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। क्लियर दिस पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट बी, एक्सप्लेन द टर्म स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज और व्हाट आर द कुकीज़। आपको ये ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन के आंसर बहुत ही करेक्ट वे में और डायरेक्टली क्वेश्चन लिखिएगा,
पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्टैटिक और डायनेमिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक जो पेज होता है वो चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, लोडिंग टाइम उनका लेस हो सकता है, और नो डेटाबेस इज यूज्ड एंड इवन कंटेंट चेंज रेयरली। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे किसी आप स्कूल की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो उसके अंदर कंटेंट रेयरली चेंजेज होता है। अंडरस्टूड द पॉइंट? उसका लोडिंग टाइम लेस होगा, मतलब बहुत फटाफट लोड हो जाएगी, और कोई डेटाबेस का यूज़ नहीं किया गया। अपन डेटाबेस तो समझते हैं। अब डायनामिक वेब पेज की बात करता हूँ, तो लोडिंग टाइम सबसे ज़्यादा होता है, डेटाबेस यूज किया गया है, और जो पेज का कंटेंट होता है वो यूज़र स्पेसिफिकली चेंजेज होता है। यूज़र स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया कि जैसे आप यूट्यूब यूज करते हो, यूट्यूब यूज करते हैं, तो यूट्यूब पे आपने जिससे ब्राउजिंग करी है, जिस टाइप के वेब पेजेस ओपन करने की कोशिश करें, सॉरी, जिस टाइप्स के वीडियो आपने देखे हैं, वो यूट्यूब आपको उसी टाइप के वीडियोस को सजेस्ट करता है। यस और नो? यस, यही बोलते हैं हम डायनामिक वेब पेज। गूगल का डूडल, गूगल का जो डूडल होता है वो डेली चेंज होता है, तो वो डायनामिक वेब पेज है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है, श्याम क्रिएटेड फॉलोइंग टेबल होटल इन ए डेटाबेस। He now want to count the number of staff under category where the number of staff is more than 2. He was executing the following query. ये क्वेश्चन हमेशा आता है, और ये जनरली क्वेश्चन ग्रुप बाय क्लोज के ऊपर होता है। अब आपको समझना है ये क्या पूछ रहा है। इसको पूछना है कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, कुकीज़ वाला बताना भूल गया, सॉरी, मैं कुकीज़ को एक बार बता देता हूँ कि कुकीज़ आर स्मॉल फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन यूजर्स कंप्यूटर एंड कंटेन इंफॉर्मेशन लाइक which web page visited in the past, logging details like passwords. They are designed to hold a small amount of data specific to a particular client and website and can be accessed by the web server on the others client computer. क्या मतलब हो गया? कुकीज एक फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर में स्टोर होती है। आपने कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया है, इसका डेटा होता है। अगर उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपने यूज़र आईडी पासवर्ड इंसर्ट किए तो वो स्टोर होता है। इसीलिए बोला जाता है कुकीज़ की फ़ाइल को किसी हैकर को मत दीजिएगा, किसी को साथ मत शेयर करिएगा, क्योंकि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है आपकी। क्लियर? तो हम 20 वाले क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। उसने एक क्वेरी फेच आउट करी है, और क्वेरी फेच आउट करने के बाद उसने जो आंसर था वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आ रहा है, तो उसको बताना है कि आप वो क्या करें कि उसको सही आंसर मिल जाए। तो इसने लिखा है सेलेक्ट कैटेगरी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम दी होटल वेयर काउंट स्टार 2 सॉरी ग्रेटर देन 2 ग्रुप बाय कैटेगरी। देखो, पहली बात तो याद रखने वाली बात है कि ग्रुप बाय पहले आता है, उसके बाद में हैविंग क्लोज आता है, सॉरी ये वेयर कैटेगरी आती है। तो एक तो ये इनका ऑर्डर चेंज होगा, पहले ग्रुप बाय आना चाहिए, फिर उसके बाद में वेयर आना चाहिए। क्लियर हो गया ये पॉइंट? लिखा हुआ है सेलेक्ट कैटेगरी और ग्रुप बाय कैटेगरी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही किया है इसने। कहाँ मिस्टेक कर रहा है? सम ऑफ सैलरी, तो उसने तो काउंट करने के लिए बोला है, तो सेलेक्ट कैटेगरी, उसके बाद में कैटेगरी के बाद में कॉमा, काउंट स्टार, ठीक है, काउंट स्टार फ्रॉम होटल, या तो समझ में आ गया। उसके बाद में लिखना है ग्रुप बाय कैटेगरी। ग्रुप बाय कैटेगरी जैसे मैंने आपको कहा, ग्रुप बाय कैटेगरी हैविंग, वेयर को रिप्लेस कर दीजिएगा हैविंग से, काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 2। अंडरस्टूड द मीनिंग? तो पूरी क्वेरी क्या बन गई? सेलेक्ट कैटेगरी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम होटल ग्रुप बाय कैटेगरी हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 2। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 21, राइट द डिफरेंस इन यूजेज ऑफ वेयर एंड हैविंग कीवर्ड। अभी जस्ट पहले वाला एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि जब आप यहाँ पे वेयर यूज कर रहे हो तो गलत है, और अगर हैविंग यूज कर रहे हो तो सही है। ये एग्जाम्पल आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। वेयर और हैविंग दोनों जो क्लोज होते हैं वो आपको एक पर्टिकुलर कंडीशंस को फेच आउट करने में काम आता है, बट वेयर के बाद में अगर कोई एग्रीगेट फंक्शन आ रहा है तो वेयर को आप रिप्लेस करोगे हैविंग से। इसका मतलब हो गया
वेयर क्लोज सिंगल वैल्यूज़ के काम फंक्शंस के साथ काम करता है, और हैविंग जो होता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ काम करता है। अंडरस्टूड। जनरली ग्रुप बाय के बाद में हमेशा हैविंग क्लोज ही आता है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग डिक्शनरी हैविंग 3 मूवीज नेम एज डेटा विद द इंडेक्स लेबल 2000, 2010 एंड 2020। अब आपको क्या करना है इसके अंदर देखना, इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, इंपोर्ट कमांड लिखना है आपको। ठीक है। इंपोर्ट पेंडाज के बाद में आपको सीरीज बनाने के लिए लिखना है एज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज। याद रखिएगा यहाँ पे जो एस है वो कैपिटल लिखिएगा, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपको जो वैल्यू पास करनी है वो ऐसे पास करनी है, ये राउंड ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं और बिग ब्रैकेट, ये किसको डोनेट कर रहा है, बिग ब्रैकेट लिस्ट को। यहाँ पे इसने कहा है कि मूवीज़ के नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपको मूवीज़ के नेम आते हैं वो 3 मूवीज़ के नाम मेंशन कर दीजिएगा, और ये मेरा ब्रैकेट हो गया। उसके बाद में आपको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपको क्या लिखना है, अगेन इंडेक्स इक्वल्स टू, और लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू दे रखी है वो तीनों वैल्यू लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा और राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। जो सीरीज़ में आपने यहाँ पे ये वाला जो पैकेट था ये ओपन हुआ था, ये लास्ट में क्लोज कर दीजिएगा और फिर प्रिंट कर दीजिएगा। प्रिंट जो मेरा नाम था वो था एस, तो मैंने वहाँ पे एस नाम से प्रिंट कर दिया। गॉट इट द पॉइंट। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। 23 वाला जो क्वेश्चन है वहाँ पूछा है व्हाट इज़ ई वेस्ट, लिस्ट एनी 2 ई वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये ई वेस्ट आपको क्वेश्चन हर पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं ई वेस्ट का। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच नो लॉन्गर सेटिफाई देयर ओरिजिनल पर्पज आर टर्म एज ई वेस्ट। क्या मतलब हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको आगे यूज़ नहीं करना, जो यूज़लेस हो गए, हमारे पुराने ब्लैक एंड वाइट टीवीज़, वो रील वाले कैमरेज, CRT मॉनिटर्स, अब ये यूज़लेस हो गए, तो ये सब ई वेस्ट हो गए। पुराने तुम्हारे नोकिया के फ़ोन इज ऑल्सो ई वेस्ट। अंडरस्टूड। अब इनको बोल रहा है कि क्या करना चाहिए, इसको हम कैसे मैनेज करना चाहिए। तो इसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि भैया इनको वापस सेल बैक कर देना चाहिए, पर उनको करना चाहिए जो फॉर्मल वे से इनको डिस्पोज करते हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। जो सर्टिफाइड ई वेस्ट कंपनीज है, रिसाइकलर है, उनको वापस दे देना चाहिए, या आजकल एक ट्रेंड है जिनको हम बोलते हैं एंटिक चीज़ों में कन्वर्ट करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है लिस्ट एनी 1 पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारे पॉजिटिव है, आप पढ़ सकते हो, जैसे हम अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ये एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, हमारी हेल्थ के ऊपर हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। क्वेश्चन लिखा हुआ है 24, आउटपुट आपको पता करना है। और जैसा यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है आपको समझना है, पहले मैं क्वेश्चन पूरा क्लियर कर देता हूँ। एक लिस्ट दे रखी है, 2, 4, 6 आइटम है, और इनकी लिस्ट 2 का नाम से दे रखा है GH, MM, PP, PQ और ST। स्कूल PD लिस्ट वही सेम अभी जो अपन ने पहले बनाया था वही तरीका है। यहाँ पे इसने लिस्ट पास कर दिया जहाँ पे 2, 4, 6, 8 आ गया, और लिस्ट 2 की इंडेक्स ये दे रखी है स्कूल 2 और 1:3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिस्ट 2 की बात करेंगे तो जो एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 वाला तो 4 हो जाएगा, 4 वाला 8 हो जाएगा, 6 वाला 12 हो जाएगा, 18 वाला 16 हो जाएगा। इंडेक्स इनकी आप ऐसे लिख दीजिएगा। फर्स्ट आंसर समझ में आ गया। दूसरा वाला जो आंसर होगा वो क्या दे रखा है, स्कूल 1:3। तो 1:3 का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ मैं आपको। ये जो एलिमेंट थे 2, 4, 6 और 8, इनके इंडेक्स है, जो पोजीशन इंडेक्स है वो है 0, 1, 2 और 3। अंडरस्टूड। ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा।
ये 0 1 2 3 पोजीशन इंडेक्स होती है जो विजिबल नहीं होती। इसने कहा 1,3, तो 3 वाला स्टॉप है जो इंक्लूड नहीं होगा, और 1 और 2 दैट इज़ द 4 और 6। तो आंसर में आ जाएगा 4 और 6, इनकी रेस्पेक्टिवली आप इंडेक्स में लिख दीजिएगा आउटपुट में। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग कोड इंपोर्ट पैंडाज एस PD। S1 इक्वस टू इंडिया, S2 रशिया, S3 एक डिक्शनरी बना दी है, ऐसे D2 नाम की एक डिक्शनरी है, स्कूल EOIS एंड प्लेस इक्वस टू मॉस्को। डेटा इक्वस टू 1 पे D1 एंड 2 पे D2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये 3 डिक्शनरियाँ बनाई है, इससे डेटा फ्रेम बनेगा एक, और उसमें डेटा पास किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ पे डेटा पास किया तो डेटा में क्या लिखा है? 1 पे D1 और 2 पे D2, और उसके से पहले इन्होंने डिक्शनरी और बना रखी है इनको। तो आपका जो डेटा फ्रेम है वो डेटा फ्रेम बन के आ जाएगा S1 S2 S3 स्कूल और प्लेसेस के नाम से। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब कह रहा है लिस्ट द इंडेक्स ऑफ डेटा फ्रेम DF। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना। आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि जो डिक्शनरी होती है उसकी की हमेशा क्या होती है? जो कीज़ होती है वो हमेशा क्या होती है? कॉलम से हेड होते हैं। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि 1 और 2 आपकी डिक्शनरी की बन गई कॉलम हेडिंग, और जो इधर वाली वैल्यूज है S1 S2 S3 स्कूल और प्लेस। अंडरस्टूड? ये सब हो गई इसकी इंडेक्सेस। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आंसर में क्या हो गया? S1 S2 S3 स्कूल कॉमा प्लेस, और जो डेटा फ्रेम के हेडिंग्स हैं वो है 1 और 2। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। राइट द आउटपुट फॉर द SQL क्वेरीज 1 to 3 एंड विच आर बेस्ड ऑन द गिवन पैसेंजर टेबल। पहले टेबल को देखिएगा। सबसे पहले कोई नल वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड्स आर गिवन है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। 6 रिकॉर्ड गिवन है, ठीक है। अब लिखा हुआ है सेलेक्ट इंस्टर प्लेस ऑफ ई फ्रॉम पैसेंजर वेयर डेट ऑफ जर्नी इज इक्वल टू दिस वैल्यू। बहुत इजी क्वेरी है। पहले तो ये देखिएगा 21/7 यहाँ पे दे रखा है। 21/7 तो हम बात कर रहे हैं देवन वाले रिकॉर्ड की। इंस्टर निकालना है प्लेस में ई। प्लेस वाले में ई कौन सी पोजीशन पे आ रखा है? आ रखा है क्या प्लेस में ई? इंस्टर फंक्शन यूज किया है। प्लेस जो वर्ड है उसके अंदर आपको ई निकालना है। प्लेस सॉरी वर्ड नहीं है, प्लेस कॉलम है। इसमें आपको निकालना है ई फ्रॉम पैसेंजर वेयर डेट ऑफ जर्नी इक्वस टू 2022/7/21। YYMMDD। तो DD वाले में यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर ई दे रखा है तो ई के अंदर तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। एक बार दोबारा चेक कर लूँ मैं भी। हाँ ठीक है, पैसेंजर क्वेरी है, प्लेस वाला कॉलम है जिसमें ई की प्रेजेंस बतानी है आपको, और ई यहाँ पे 7/21 डेट ऑफ जर्नी। तो यहाँ पे इस वाले आंसर में कोई भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि मुंबई में ई है ही नहीं, तो आंसर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देर का सेलेक्ट लेंथ पी नेम फ्रॉम पैसेंजर, लेंथ ऑफ पी नेम फ्रॉम पैसेंजर वेयर मंथ ऑफ डेट ऑफ जर्नी इक्वस टू 8। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिएगा 8 कहाँ पे आ रहा है? दिल्ली वाले रिकॉर्ड में आ रहा है और नित्या वाले में आ रहा है। तो नित्या में देख लो NITHYA 6 हो गए, तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है सेलेक्ट लैपटॉप पी नेम कॉमा 2 फ्रॉम पैसेंजर वेयर 6F एंड द अमाउंट इज लेस देन 1500। अब यहाँ पे आपको लॉजिक क्वेश्चन लगाना है कि यहाँ पे जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए। तो पहले तो ये चीज़ देखो, ये वाला फीमेल है और ये वाला फीमेल है, एंड 1500, तो ये वाला आंसर तो कट गया और ये वाला आंसर बच गया। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है? पी नेम का कॉमा 2 निकालना। पैसेंजर नेम है जीना, उसका लेफ्ट कौन सा होगा? 2 लेफ्ट में GE, तो आंसर हो गई J और E। क्लियर, बहुत ईजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट 27, राइट ए पाइथन कोड टू क्रिएट ए डेटा फ्रेम टॉपर्स विद द अप्रोप्रिएट कॉलम हेडिंग फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। बहुत ईजी। कैसे करोगे आप, एक काम करो, देखो ये वैल्यू जो दे रखी है ना, इसको एक वर्ड में स्टोर करा लो, डी में। ऊपर लिख लीजिएगा इंपोर्ट पैंडाज एच पी डी, इंपोर्ट पैंडाज एच पी डी। और इस जो भी डेटा था, इसको ये जो डेटा है यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वस टू लगा दिया। कोई मिस्टेक हुई है क्या? नहीं, आई थिंक कोई यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, हाँ। तो मैं ये आपको बता रहा था कि आप कैसे करोगे। एक सेकेंड, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसको जैसे आप सेव कर लीजिएगा, जैसे डी इक्वस टू कुछ वैल्यू लिख दीजिएगा और सिंपल आपको इसको पास कर देना है df1 इक्वस टू पी डी डॉट डी कैपिटल डेटा f कैपिटल फ्रेम कॉमा डी। अब इसके ऊपर अगर आपको कॉलम्स की हेडिंग देनी है तो कॉलम्स इक्वस टू लिस्ट के अंदर जितने कॉलम्स आपके हैं तीनों होंगे, रोल नंबर, नेम, स्ट्रीम और ब्रैकेट क्लोज। और जब df1 को प्रिंट करा दीजिएगा आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। यहाँ पे मार्क्स का जो सेग्रीगेशन है वो है करेक्ट स्टेटमेंट का 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। और अगर आपने इसको इंपोर्ट पैंडाज का 1 मार्क्स हो गया, आपने डेटा इक्वस टू जो लिखा उसका 1 मार्क्स हो गया, और एक डेटा फ्रेम बनाया उसका मार्क्स हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, कंसिडर द गिवन डेटा फ्रेम। ये डेटा फ्रेम दे रखा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं पेज पे, क्या आंसर है पूछ रहा है क्वेश्चन है। एड ए न्यू आइटम गवावा हैविंग प्राइस 175। देखो सिंपल सा, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। डेटा फ्रेम का नाम इसने लिख रखा है मार्केट, तो मैं लिख दूंगा मार्केट डॉट LOC। ब्रैकेट के अंदर मुझे थर्ड वाली वैल्यू लिखनी है तो मैं लिख दिया थर्ड। इसको आप सिंगल कोट्स में पास कर दीजिएगा, इक्वस टू लिस्ट के अंदर पास कर देना आपका, जैसे गवावा कॉमा 175 इज़ द वैल्यू। आपका एक नया आइटम ऐड हो जाएगा। LOC यूज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे रो ऐड करनी थी। क्लियर। अगर मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एड ए कॉलम कॉल्ड मार्जिन विद द फॉलोइंग डेटा, एड ए कॉलम ऐड करना है तो वही भैया मार्केट। और यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है LOC फंक्शन की, डायरेक्टली मार्जिन और इक्वस टू जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ से वैल्यू पास कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा मार्केट, यहाँ लिख दिया मैंने मार्जिन इक्वस टू, जैसे यहाँ वैल्यू आएगी 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, 80, 13, 50। क्लियर कर दो, एक बार लिख देता हूँ, इक्वस टू 80, 13, 50, 30, क्योंकि एक रो एड हो चुकी है ना इसलिए यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट 29 का क्वेश्चन है, मिस्टर मनोज हु इज ए बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन फेस्ड फॉलोइंग सिचुएशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्राइम फॉर ईच सिचुएशन इंसिडेंट्स हैपन टू विथ हिम, ही हैज़ कॉन्स्टेंटली रिसीविंग अब्यूजिंग मेल्स। तो इसको बोलते हैं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग CYBERBULLYING, साइबर बुलिंग। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही क्लिक्ड ऑन एन अननोन लिंक रिसीव्ड एज ए रिजल्ट हिज पर्सनल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वॉज एक्वायर्ड बाय समवन। इसको बोलेंगे अगर उसने लिंक क्लिक किया और उसने किसी ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली तो इस कैटेगरी की बात आती है, जब भी हम बोलते हैं फिशिंग। क्लियर। हिज लैपटॉप वॉज कंट्रोल बाय समवन इज अनऑथराइज्ड वे। हैकिंग हो सकता है, रैंसमवेयर भी हो सकता है। हैकिंग हो जाता है तो इसका मतलब किसी ने हैक कर लिया और आपको,
और रैंसमवेयर में होता है तब क्या होता है, आपकी स्क्रीन होती है उसके ऊपर और कुछ नहीं आएगा, हैक करके स्क्रीन आएगी, वो आपसे कुछ पैसे मांगता है, आपने जैसे पेमेंट किया वो आपकी स्क्रीन को रिलीज़ कर सकता है चाहे तो, नहीं तो वो हो सकता है वापस दोबारा से आपसे पैसे मांग ले। इसी का और क्वेश्चन दे रखा है जिसने इंटरनल चॉइस है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइबर क्राइम, लिस्ट एनी टू साइबर क्राइम, हाउ साइबर क्राइम्स आर द हैंडल्ड इन द कंट्री। तो आप क्या लिखोगे, एनी क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रिकल चैनल और थ्रू एनी कंप्यूटर नेटवर्क इज कंसिडर्ड द साइबर क्राइम। अगर आप इंटरनेट के थ्रू कोई क्राइम कर रहे हो, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो सब क्या है, साइबर क्राइम। फिर क्या पूछा, लिस्ट एनी टू साइबर क्राइम, जैसे इसने ऊपर आया था साइबर बुलिंग, फिशिंग, हैकिंग, सब कुछ वही उसी का पार्ट हो। क्रेडिट कार्ड्स के तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं आजकल, और किस तरह हैंडल किया जा सकता है, ITX के थ्रू हम इनको हैक आराम से हैंडल किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक वाहन नाम की एक टेबल दे रखी है और उस नीचे लिखा हुआ राइट सुटेबल SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले ईयर वाइज हाईएस्ट प्राइस। ईयर वाइज हाईएस्ट प्राइस चाहिए तो याद रखिएगा ग्रुप बाय लगेगा, क्योंकि ईज कैटेगरी मेंशन है। ये ग्रुप बाय की कमांड आपको ध्यान रखना है, हमेशा पूछी जाती है। सेलेक्ट मैक्सिमम ईयर, यार ईयर क्यों आया, सॉरी प्राइस आएगी यहाँ पे। सेलेक्ट मैक्स प्राइस कोमा ईयर फ्रॉम टेबल का नेम, दैट इज द वाहन, ग्रुप बाय ईयर, ठीक है, सेमीकोलन। आप एक काम ये भी कर सकते थे, सेलेक्ट ईयर कॉमा मैक्स फ्रॉम वाहन ग्रुप बाय ईयर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले कंपनी वाइज लोवेस्ट प्राइस। अगेन कंपनी वाइज दी है, वाइज दे दिया, ईच कैटेगरी आ गई, ग्रुप बाय लगेगा। यहाँ पे ईच की जगह कंपनी वाइज दी है, तो सेलेक्ट कंपनी मिनिमम प्राइस फ्रॉम वाहन, सेलेक्ट कंपनी कॉमा मिनिमम प्राइस फ्रॉम वाहन ग्रुप बाय कंपनी। मैं अपनी जनरली प्रेफर क्या करता हूँ, ग्रुप बाय जो कंपनी कॉलम लिख रहे हो वो सेलेक्ट के बाद में आना चाहिए, ये मेरा प्रेफरेंस है। आप भी इसी को फॉलो कर सकते हो, कमांड गलत नहीं होगी। थर्ड जो लिखी हुई है, डिस्प्ले सम ऑफ क्वांटिटीज अवेलेबल एंड नंबर ऑफ कार्स अवेलेबल ईयर वाइज। अब वापस ईयर वाइज पूछा है तो वहाँ पर यहाँ पे भी ग्रुप बाय की क्वेरी लगेगी, इसीलिए ये पेपर लगता है कि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेलेक्ट सम ऑफ QTY कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम वाहन ग्रुप बाय ईयर। अंडरस्टूड। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्डर बाय क्लॉज इन डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। कितना इजी पॉइंट है, अगर आप ऊपर वाला नहीं कर रहे हो नीचे वाला। ऑर्डर बाय क्लॉज इज यूज टू शो द डेटा इन ए पर्टिकुलर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर असेंडिंग वी जस्ट यूज ASC और बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग, और इफ आई एम मेंशनिंग DESC दैट डेटा विल बी कम्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। एक कमांड लिख के बता देना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, ऑर्डर बाय नेम, तो नेम के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ऑर्डर बाय नेम ASC, तो असेंडिंग आएगा, वही जो फर्स्ट कमांड से आ रहा था, बट डिसेंडिंग चाहिए तो ऑर्डर बाय नेम DSC। सेक्शन नंबर D, राइट सुटेबल SQL क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 31 है D सेक्शन का, तो लिखा हुआ डिस्प्ले 7 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 22 कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम द स्ट्रिंग एक्सपीरियंस इज ए हार्ड टीचर। तो आपको कुछ नहीं करना, 3-4 फंक्शन इसके लिए। सेलेक्ट मिड, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ वो लिख दीजिएगा कॉमा, फिर आपको पूछना है 22 कैरेक्टर से चालू होना है और 7 कैरेक्टर चाहिए, सिंपल। डिस्प्ले द पोजीशन ऑफ अकरेंस, पोजीशन आ गई तो याद रखिए ना इंस्टर लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेंगे,
सेलेक्ट इंस्टर, वही जो आपने वैल्यू लिखी हुई है उसमें से मुझे हाइड की वो चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी। राउंड ऑफ द वैल्यू टू प्लेस, ये भी ध्यान रखिएगा, राउंड ऑफ वैल्यू का राउंड फंक्शन लगेगा। सेलेक्ट राउंड ऑफ किस वैल्यू का, दिस वैल्यू का, ऑफ टू प्लेस तो 2 लगा दीजिएगा, इजी। डिस्प्ले द रिमाइंडर ऑफ 77 डिवीजन बाय द 4, सेलेक्ट मोड दिस वैल्यू कॉमा 4, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है, रिमूव ऑल द एक्सपेक्टेड लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम ए कॉलम स्टूडेंट नेम बाय द फ्रॉम द टेबल रिजल्ट। यहाँ मैंने मेंशन किया टेबल का नाम, तो सेलेक्ट ट्रिम, फिर क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम, कहाँ से, फ्रॉम टेबल का नेम, रिजल्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शन यूजिंग, इसी के और में दे रखा है, एल केस कंटेंट को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, एल ट्रिम रिमूव द लीडिंग स्पेस फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, सब str it is used to find out the substring from the given string by the using the एक starting number and the ending number। ऊपर लिखा हुआ था जैसे select mid experience is a hard teacher comma 22,7 जो अपन ने किया था, वही आप एग्जाम्पल यूज करिएगा। now return the current date and time, by default date time is date format is YYY और month name is used to calculate the month name of the given current date। अगर आज की डेट देंगे तो मंथ आ गया हमारा मार्च। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ABC रेडियो सर्विसेज एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेड ऑफिस इन तेलंगाना। यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। विद देयर हेड ऑफिस, मैं अभी इस क्लास के बाद में इस तरह के जो क्वेश्चन नंबर 32 से रिलेटेड नेटवर्किंग का जो क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड मैं आपको एक पूरा वीडियो दे दूंगा जिसमें 5 to 7 क्वेश्चन होंगे और पूरे बेस्ड होंगे आपके नेटवर्क बेस्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है ABC रेडियो सर्विसेज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद देयर हेड ऑफिस इन द तेलंगाना। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा तेलंगाना ऑफिस आ गया। दे आर प्लानिंग टू सेटअप देयर न्यू सेंटर एट कोची, ठीक है, ये कोची का मेंशन कर दिया। फॉर इट्स हेड ऑफिस एंड द ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटीज इट हैज़ द 4 ब्लॉक्स ऑफ द बिल्डिंग्स, फॉर 4 ऑफ ब्लॉक्स बिल्डिंग हो गया, ठीक है। एज शॉन बिलो द डायग्राम, you as a network expert have the suggest the best network related solution for the following the problem, first to fifth keep in mind distance between the this। आप जब ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे इनको आप ऐसे ही बना लीजिएगा, ब्रॉडकास्टिंग टू न्यू कलेक्शंस, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस लिख लीजिएगा, न्यू कलेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे डिस्टेंस लिख लीजिएगा, एडवर्टाइजमेंट टू रिक्वायरमेंट, यहाँ डिस्टेंस मेंशन कर लीजिएगा, रिक्वायरमेंट टू न्यू कलेक्शन, तो यहाँ डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिएगा, और लास्ट लिखा हो ब्रॉडकास्ट टू एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे तक का डिस्टेंस मेंशन कर लीजिएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कितनी डिस्टेंस और कहाँ पे हम इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर इन ईच द विंग, अब लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे लिखना न्यू कलेक्शन में 250 कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, यहाँ पे 250, फिर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट्स पे 50, ब्रॉडकास्ट पे 50 और रिक्रूटमेंट पे 100। अब आपको ये तो पता लग गया है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है, न्यू कलेक्शंस के ऊपर की रिक्वायरमेंट है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार इसके रिलेटेड। सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट लोकेशन ऑफ सर्वर्स इनसाइड द कोची कैंपस आउट ऑफ द 4 बिल्डिंग्स टू गेट द बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर जस्टिफाई। यहाँ पे बहुत क्लियर मेंशन किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर हमारे न्यू कलेक्शन साइट पे तो न्यू कलेक्शन ही बना दो एडमिन, क्योंकि वो सबसे कनेक्ट हो जाएगा। सजेस्ट एंड ड्रॉ द केबल लेआउट ऑफ द एफिशिएंट कनेक्ट वेरियस बिल्डिंग विद इन द कोची कैंपस फॉर द वायर्ड कनेक्टिविटी। आप एक काम कर सकते हो, इसको 2 तरीके से बना सकते हो मेरे हिसाब से। अगर एक स्टार टोपोलॉजी यूज करोगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो इजीली कनेक्शन हो जाता है। तो आप ऐसे बना दो, न्यू कलेक्शन से कनेक्ट हो गया,
फिर इनको तीनों को कनेक्ट कर दो, बस बन जाएगा स्टार टोपोलॉजी टाइप का। क्लियर है? या ऐसे जैसे आप स्टार बनाना चाहते हो तो आप ऐसे बना दो, न्यू कलेक्शन, एक ये बन गया, एक ये बन गया, तो आपका ये न्यू कलेक्शन सर्वर साइड का हो गया एडमिन। मेरे हिसाब से ये लेआउट बेस्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच नेटवर्किंग डिवाइस विल यू सजेस्ट टू प्रोक्योर्ड बाय द कंपनी इंटरकनेक्टेड ऑल द कंप्यूटर टू वेरियस बिल्डिंग ऑफ मुंबई। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको अगर कनेक्ट करना है तो भैया आप हमेशा यूज करते हैं हब और स्विच। स्विच इंटेलिजेंट होता है तो हम दोनों लिख सकते हैं, बाय द वे स्विच इज बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंपनी इज प्लानिंग टू गेट इट्स वेबसाइट डिजाइन विच विल अलाउ लिसनर टू सी द डेली न्यूज डिटेल्स आफ्टर रजिस्टरिंग देमसेल्व ऑन द सर्वर आउट ऑफ द स्टैटिक और डायनामिक। भैया डेली चेंज होगा तो डायनामिक वेबसाइट। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट टू एस्टेब्लिश द ऑनलाइन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल इन द एडमिन ऑफिस। टेक्स्ट चैट में तो कम्युनिकेशन फेस टू फेस कहाँ होता है, ईमेल में होता नहीं, केबल टीवी में होता नहीं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, राइट पाइथन कोड टू प्लॉट फॉलोइंग बार चार्ट। बहुत ही शानदार, देखिएगा कैसे बना रखा है। ऑल्सो गिव सुटेबल पाइथन इंस्ट्रूमेंट टू सेव दिस चार्ट, और राइट पाइथन प्रोग्राम टू प्लॉट ए लाइन चार्ट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा टू डिपिक्ट द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट इन लेक्स ऑफ आरएस कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर। चलो ठीक है, मान लेते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट पेंडाज एज पीडी, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज पीएलटी। ठीक है, दोनों इंपोर्ट करने के बाद आप एक काम करो, एक लिस्ट बना लो स्पोर्ट्स नाम की, जिस स्पोर्ट्स के सारे नाम आ जाएंगे। ये आ गए स्पोर्ट्स के सारे नाम, कॉमा से सेपरेट कर दीजिएगा। दूसरी जो लिस्ट बनाओगे वो बनाओगे आप नंबर्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो एन नंबर ऑफ स्टूडेंट आ दो, ये वैल्यूज़ देते जाओ, कॉमा से सेपरेट करते जाओ, और एक लिस्ट बना दी, दोनों बन गए। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो डायग्राम में दिख रहा है, बार दिख रहा है, तो आप सिंपल सा यूज कर लीजिएगा PLT डॉट बार। पी स्मॉल है भैया, PLT डॉट बार। फिर आपने पास किया था क्या, स्पोर्ट्स कॉमा नंबर, अंडरस्टूड। और कलर भी दे दीजिएगा, कलर इक्वल्स टू रेड। इससे क्या होगा, सारा सबके रेड बन के आ जाएगा। अब आपको इसको एक्स लेबल देखना है तो PLT डॉट एक्स लेबल, क्योंकि लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है स्पोर्ट्स नेम लिख दीजिएगा। फिर वाई लेबल, और लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो यहाँ लिख दीजिएगा। फिर PLT डॉट टाइटल, ये भी लिखा हुआ है तो PLT डॉट टाइटल, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। मैं दोबारा लिख देता हूँ, PLT डॉट टाइटल, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ऐसे कैसे ऐसे डबल कोट्स में पास कर दीजिएगा। और लास्ट वाला लिख देना PLT डॉट शो, SHOW। शो फंक्शन होता है शो करने के लिए, ठीक है, राउंड फंक्शन। अब इसमें एक और लिखा हुआ था कि सेव फिग के लिए पूछा गया है, तो PLT डॉट सेव फिग। PLT आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मेथड होता है फिगर को सेव करने के लिए, ब्रैकेट कोई भी नाम दे के डॉट PNG एक्सटेंशन लगा दीजिएगा, PNG। दोबारा लिख के बताऊँ, लिख देता हूँ, PNG एक्सटेंशन होता है, इससे पहले कोई भी नाम लिख दीजिएगा। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और अगर लाइन चार्ट के लिए बोला गया है तो कुछ नहीं, जैसे कि आपने पहले बनाया था वहाँ पे इंपोर्ट पेंडाज एस PD इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स की एक लिस्ट बनाई थी आपने, नंबर्स की एक लिस्ट बनाई थी, और PLT डॉट प्लॉट करके यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉमा नंबर लिख दीजिएगा, आपका ग्राफ बन जाएगा। और अगर जो वैल्यूज़ में लिखी हुई है कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट और ईयर्स और लेक्स लिखा हुआ है, तो आप एक लिख लीजिए, ईयर नाम की लिस्ट बना लो, एक ग्रॉस नाम की लिस्ट बना लो, जिसके अंदर 5 साल की वैल्यूज़ दे दीजिएगा। अब हम आ गए हैं सेक्शन नंबर E। सेक्शन नंबर E के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 2, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं।
रीला ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ डिजाइन ए डेटाबेस फॉर द वॉच शॉप. हेल्प हर बाय द राइटिंग. हाँ तो here given this is the data and the watch table. On the basis some questions they are asking. Write a query to display the highest price from the table wattage. आपको बताना हाईएस्ट मैक्स प्राइस. तो अब सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में प्राइस फ्रॉम टेबल का नेम दैट इज़ द वॉचेस. क्लियर. सेकेंड द राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले वॉच नेम इन अपर केस. तो सेलेक्ट अपर कॉलम का नेम दैट इज़ द वॉच नेम फ्रॉम वॉचेज. इजी. थर्ड क्वेरी है राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वॉचेज अंडर ईच टाइप. वही ईच टाइप आ गया, याद रखना. जैसे ईच टाइप आ गया तो आपको ग्रुप बाय क्वेरी लगाना है. तो सेलेक्ट टाइप कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम वॉचेज ग्रुप बाय टाइप सेमीकोलन. कमांड विल बी देयर. ठीक है. राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइस ऑफ वॉचेज अंडर ईच टाइप ऑफ क्वेरी. अगर अगेन ईच आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच टाइप, तो अगेन ग्रुप बाय क्वेरी. तो सेलेक्ट टाइप कॉमा सम ऑफ प्राइस फ्रॉम वॉचेज ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटीज क्यूटी वाई स्टोर इज ग्रेटर देन 100. दोबारा बोल देता हूँ. सेलेक्ट टाइप कॉमा सम ऑफ प्राइस फ्रॉम वॉच. ठीक है. ग्रुप बाय टाइप. ग्रुप बाय टाइप हैविंग क्वांटिटी स्टोर इज ग्रेटर देन 100. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 35 है. Mr. Roshan, a data analyst, has designed the data frame DF that contain data about sales made by 4 salesmen in 2 half yearly as shown below. Answer the following questions. एक डेटा फ्रेम आपको यहाँ गिवन है. ठीक है. यहाँ पे जो पोजीशन होगी याद रखिएगा 0 1 2 3 होगी और फर्स्ट और सेकंड इसकी हेडिंग दे रखी है. प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट डेटा फ्रेम डॉट शेप. शेप याद रखिएगा आउटपुट जो देती है वो हमेशा ट्यूपल के फॉर्मेट में देता है. तो कितनी रोज है, 4 रोज है और 2 कॉलम है. तो 4 2 हो गया इसका फर्स्ट का आंसर. ठीक है. सेकेंड लिखा हुआ डेटा फ्रेम 1.3. तो ये पूछ रहा है कि डेटा फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट है रो और वहाँ पे लिखा हुआ है कॉलम थर्ड तक, तो दोनों कॉलम इंक्लूड हो गए. 1 के ऊपर क्या मेंशन हो गया, 1 मतलब 0 और 1. क्लियर हो गया. डेटा फ्रेम 1:3. तो इसमें आ गया सेल्समैन 2 और सेल्समैन 3 का डेटा. क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन राइट पाइथन स्टेटमेंट डिस्प्ले द डेटा ऑफ सेकेंड हाफ ईयरली कॉलम ऑफ इंडेक्स सेल्समैन 1 2 सेल्समैन नंबर 3. तो इसको हम कैसे आंसर में लिखेंगे और ऑप्शन दोनों को बता देते हैं. तो पहले वाले का हो गया सेल्स डेटा फ्रेम में मेरा डेटा फ्रेम डॉट एलओसी फंक्शन. एलओसी के बाद में हमने लिखा है यहाँ पे सेल्समैन एक सेकेंड दोबारा लिख के था. डेटा फ्रेम डॉट एलओसी ब्रैकेट ये मेरा सेल्समैन कोलन सेल्समैन 3 कॉमा सेकेंड लाइक दिस. सेल्समैन 3 और सेकेंड, क्योंकि इसको चाहिए
सेकेंड हाफ ईयरली कॉलम ऑफ इंडेक्स इज सेल्समैन 1 टू सेल्समैन 3। तो सेल्समैन 1 टू सेल्समैन 3 तक का तो रोज हो गया, कॉमा देन कॉलम, तो कॉलम था मेरा एस, दैट इज़ द सेकेंड। तो इससे हमारी सेकेंड वाले की वैल्यू फेच आउट करके निकाल के ले आएगा। लास्ट क्वेश्चन है, राइट पाइथन स्टेटमेंट टू कंप्यूट एंड डिस्प्ले द सम ऑफ डेटा ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम ऑफ द अबव गिवन डेटा फ्रेम। बहुत ईजी। तो जो डेटा फ्रेम डॉट फर्स्ट है प्लस डेटा फ्रेम डॉट सेकेंड, इन दोनों को आप प्रिंट कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। आई थिंक गॉट इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में एक तो नेटवर्किंग के लेके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, और एक वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है जिसके अंदर ये बच्चों में LOC या LOC में कंफ्यूज है, वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट and subscribe my channel. Thank you so much.